नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने भारत की शिक्षा पद्धति किस प्रकार से वामपंथियों द्वारा नष्ट कर दी गई इसके बारे में हमने समझ कर लिया। स्वतंत्रता मिलने के उपरांत जो यहाँ पर कांग्रेस शासन आया था, तो उस शासन पर वामपंथियों का प्रभाव होने के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक ग्रहण सा लग गया और इसी का परिणाम ये हुआ कि मैकॉले शिक्षा पद्धति के कारण हिंदू धर्म के प्रति घृणा होने के कारण हिंदुओं को हमारी शिक्षा पद्धति से, हमारी संस्कृति से दूर करने का एक प्रयत्न किया गया। और इसी वामपंथी विचारधारा के कारण आज जो विश्वविद्यालय बने हैं उस माध्यम से कैसे गलत प्रचार हो रहा है, कैसे एक वामपंथ का निर्माण और एक गलत पीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है, ये हमने समझ कर लिया। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय है, इस जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में आज स्थिति कैसे है, इसकी सत्यता हमने समझ कर ली। आज भी हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के इस धर्म संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से देखने वाले हैं। इन वामपंथियों का षड्यंत्र कैसे, इनका असली चेहरा क्या है, ये आज के धर्म संवाद में हम देखने वाले हैं। मेरा सभी दर्शकों से ये अनुरोध है, ये जो धर्म संवाद का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। फेसबुक के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं वो वॉच पार्टी करें और अपने फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं उन तक ये विषय पहुंचाएं। यूट्यूब से माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं वो अधिक से अधिक इस लिंक को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मैं सभी से निवेदन करूंगा। आज हमारे साथ इन वामपंथियों का पर्दाफाश करने के लिए और इनकी सत्यता बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। मैं उनके चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, वामपंथी भारत के इतिहास को विकृत करने का कार्य तो करते हैं, परंतु क्या उनका वास्तविक इतिहास आज भारत में ज्ञात है? क्या उससे कहीं पढ़ाया जाता है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, वामपंथी लोगों ने तो हमारा इतिहास विकृत किया ही है, परंतु जो सच्चा इतिहास है तो वो कहीं पढ़ाया जा रहा है क्या? तो ये एक बड़ा आपने गंभीर प्रश्न पूछा है, क्योंकि ध्यान में ऐसे आता है, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा पाठ्यक्रम में एक भी अक्षर का बदलाव करने पर भी भारत के तमाम बुद्धिजीवी और ये जो सेकुलर जमात है वो शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, ऐसे चिल्लाने लगते हैं। यानी सत्य इतिहास या भारतीय परंपरा को सिखाना तो शिक्षा का भगवाकरण कहते हैं। आखिर हम महात्मा गांधी, तिलक, नेताजी सुभाष, अरविंद, विवेकानंद और अन्य भारतीय महापुरुषों हो, हमारे चिंतक हो या राजनीतिज्ञ हो, इनका बलिदान, इनके इतिहास का बलिदान करके इनके कीमत पर हम मार्क्स और लेनिन को क्यों पढ़े भारत में? अगर किसी को मार्क्स और लेनिन को पढ़ना ही है तो उसे स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जा सकता है, वो अलग विषय हम रख सकते हैं, परंतु उनको हमारे पाठ्य पुस्तकों में क्यों घुसाड़ा जा रहा है? उनको केंद्र बिंदु रख के हमारे पाठ्य पुस्तकों का क्यों निर्माण किया जा रहा है? यह एक गंभीर प्रश्न है और ऐसा होना नहीं चाहिए। वामपंथियों ने यही किया है कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा नीति है या सत्य इतिहास है उसको केंद्र बिंदु ना रखते हुए उन्होंने मार्क्स और लेनिन को केंद्र बिंदु बना के उसके विचार या वर्तमान में ये जो विकृत वामपंथ है जिसका स्वरूप हिंदू विरोध, भारत विरोध, कश्मीर की आज़ादी, पाकिस्तान का समर्थन, अतिरेक का समर्थन या इस्लाम का समर्थन, इस तरह की ये जो नई वामपंथी की व्याख्या इन्होंने बनाई है, तो इन्होंने यही किया है। लेनिन और मार्क्स को केंद्र बिंदु रख के भारतीय शिक्षा पद्धति और इतिहास को ध्वस्त करने का प्रयास किया है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक कम्युनिस्ट सरकार रही है और इस दौरान उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से शिक्षा व्यवस्था में घुसपैठ किया था।
इसके चलते आज पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो, केरला हो, यहाँ पर स्थिति क्या है? प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के वहाँ पे सिखाने वाले अधिकांश शिक्षक हो, तो वो अभी शिक्षक नहीं, वो केवल शिक्षक नहीं, अभी वो माकपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अधिक कार्य कर रहे हैं। वामपंथियों की जो मनीषा थी, उनकी जो मंशा थी कि ये शिक्षक विद्यार्थियों को इतिहास, भूगोल, साहित्य सहित अन्य जो विषय है वो सब तरोड़ मरोड़ कर ही वो सिखाए, ताकि भारतीय युवकों का जो भारत का इतिहास है या भारतीय परंपरा है उसके बारे में हीनता की भावना उनके मन में निर्माण हो। उन्हें पता है कि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से अपनी विचारधारा को किस तरह से भारतीय समाज मन में हम घुसा सकते हैं और उसका विस्तार कर सकते हैं, और इसी के साथ भारतीय मन में से भारत के संस्कृति, धर्म, परंपरा, शिक्षा, न्याय, नीति इसके बारे में कैसे हीनता की भावना डालना है वह भी जानते हैं, और इसलिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। वामपंथियों का चाहे मार्क्स हो, लेनिन हो या अन्य कम्युनिस्ट नेता हो, इनका भारतीय परंपरा के प्रति कितना दुराग्रह है इसकी झलक वर्ष 2011 में त्रिपुरा राज्य में हमको स्पष्टता से देखने को मिली थी। यहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने 5वीं के पाठ्यपुस्तकों में एक तरह महात्मा गांधी का इतिहास तो पूरा हटा दिया, और उसकी जगह एक जो घोर कम्युनिस्ट या फासिस्टवादी जो नेता था, जिसने आम जनता पर जबरन ऐसे काले कानून लादे थे कि जिससे जनता प्रताड़ित हो सकती थी, ऐसे व्लादिमीर लेनिन के इतिहास को उन्होंने पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया था। केरल में भी महात्मा गांधी हो या समाज सुधारक श्री नारायण गुरु हो, वीर सावरकर या श्री अरविंद हो, इनके इतिहास को इनको पाठ्य पुस्तकों के क्रमों से हटाकर एक मार्क्सवादी संघर्ष के इतिहास के किताबों के पन्ने केरल के पाठ्य पुस्तकों में समावेश किए हैं। ये जो चालाक और धूर्त कम्युनिस्ट है, इन्होंने भारत में मार्क्स, लेनिन तथा अन्य वामपंथी विचारों का पूरा सच कभी पढ़ाया ही नहीं है। उन्होंने वामपंथी को महिमा मंडित करने वाला एक झूठा ही यहाँ पर इतिहास दिया है, जबकि वामपंथी इतिहास का जो पूरा सच है वो अत्यंत रक्तरंजित और रक्तिम इतिहास के पन्ने हैं, उसको भारत में कहीं उन्होंने पढ़ाया ही नहीं। वामपंथ का साफ सुथरा और लोक लुभावना चेहरा ही प्रस्तुत करके लोगों को वामपंथ की तरफ उन्होंने आकर्षित करने का प्रयास किया है, परंतु कम्युनिस्ट मार्क्सवाद के पीछे जो छिपा हुआ अवैज्ञानिक उनका दृष्टिकोण है, अवैज्ञानिकवाद है, फांसीवाद है, अधिनायकवाद है, और एक जो उनका हिंसक चेहरा है, उनको उन्होंने कभी भारतीय जनता के सामने लाकर वो इतिहास उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया है। और यह सत्य इतिहास अगर हम जानना चाहते हैं तो हमको यूरोप, रशिया और उनके इतिहासों के ग्रंथों को जानना पड़ेगा कि ये लेनिन और मार्क्स ने वहाँ पर कैसे रक्तरंजित एक फासिस्टवाद चलाया था, या कैसे उन्होंने हत्याकांड की है और कैसे लोगों का नरसंहार और वंश विच्छेद किया है। तो यह जानना होगा तो वर्तमान में हमें उन्हीं के ही किताबों का संदर्भ लेना पड़ेगा। कम्युनिस्टों ने कभी यह नहीं पढ़ाया या कभी यह स्वीकार नहीं किया कि रूस में चाहे लेनिन हो या स्टालिन हो, रोमानिया में निकोलाई चासेस्की हो, पोलैंड में जारू जेलेस्की हो या हंगेरी में जानोस काडर हो, या पूर्व जर्मनी में एरिच होनेकर था, या चेकोस्लोवाकिया का गुस्ताव ह्यूसाक, बुल्गारिया में तोदोर जिको था, क्यूबा में गेवार और चीन में माओ त्से तुंग। ये जो जागतिक स्तर पर जिनकी महिमा मंडन हो रही है, और ये जो वामपंथी नेता है, इन्होंने अपने और पड़ोसी देशों में किस तरह का नरसंहार किया है, इसका वास्तव और सत्य इतिहास इन्होंने कभी भारत के पाठ्यपुस्तकों में हो या अन्य किसी माध्यम से हो, व्यासपीठ से हो, भारतीयों के सामने रखा नहीं है। इन अधिनायकों को, जिन्होंने सैनिक शक्ति, यातना शिविरों और असंख्य व्यक्तियों को देश से निर्वासित करके
एक भारी आतंक स्थापित करके अपना राज्य स्थापित किया था, तो उनकी राज्य स्थापना की प्रक्रिया कैसे आतंकी थी, कैसे रक्तरंजित थी, कैसे मानव अधिकार का हनन करने वाली थी, कैसे नागरिकों को प्रताड़ने वाली थी। तो वो वास्तविक जो वामपंथ का इतिहास है, ये वामपंथियों ने भारत में क्यों नहीं बताया? ये वामपंथ का विकृत और ये जो रक्तरंजित चेहरा है उसको क्यों छिपाया है? यह प्रश्न अब वामपंथियों को विचारने का समय आया है। मार्क्सवादी रूढ़िवादिता ने कंबोडिया में पोल पॉट के द्वारा वहाँ की जो संस्कृति के विद्वान थे, उन सभी विद्वानों को मौत के घाट में उतार दिया था, ताकि अगर उनके संस्कृति के विद्वान ही ना रहे तो वो अपने जनता को, नागरिकों को जागरूक ही ना कर सके और वामपंथ उनको उनके यहाँ पे स्थापित करने के लिए संधि मिलेगी। उन्होंने क्या किया? जंगलों और खेतों में उन्हें ले जाकर उन्हें वहाँ पे मार गिराया और फेंक दिया। रूस और मध्य एशिया के गणराज्यों में भी हजारों गिरजाघरों और मस्जिदों को बंद कर दिया था उस समय। ये मार्क्स और लेनिनवादी विचारधाराओं ने, वामपंथी विचारधाराओं ने। स्टालिन के कारनामों से तो मार्क्सवाद का खूनी चेहरा जो है वो जगजाहिर ही होता है, जगजाहिर हुआ ही है। हालांकि इन फासिस्टवादी ताकतों को धूल में मिलाने में वहाँ की स्थानिक जनता को बहुत अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही स्थानिक जनता जागरूक हो गई तो उन्होंने चाहे मार्क्स और लेनिन को उनको उखाड़ कर फेंक दिया, वामपंथ को उखाड़ कर फेंक दिया। तो यह भी जो सच्चा इतिहास है कि अब वामपंथ को ना तो यूरोप में स्थान है, ना तो रशिया में स्थान है, यह वास्तव भी वो भारत में किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है। ये जुल्मी वामपंथी तानाशाह का जैसे ही चेहरा खुलकर जनता के सामने आया तो उस स्थानिक जनताओं ने उनके देशों से कम्युनिज्म को उखाड़ कर फेंका था। इतना ही नहीं तो वहाँ की जनता ने उन सब चीज़ों को बदलने का भी प्रयास किया जिन पर कम्युनिज्म ने अपना ठप्पा लगा दिया था। इतिहास के पुन्ने से, इतिहास के पुस्तकों से वे सब पन्ने निकाल दिए गए जो कम्युनिस्टों के काले कारनामों के रंगों से और उनके रक्तरंजित इतिहासों के जो लाल पन्ने बने थे उनको उन्होंने अपने इतिहास से हटा दिया। सेंट पीटर्सबर्ग जो नगर था रशिया का, वो कम्युनिस्टों के शासनकाल में लेनिनग्राड हो गया था, लेनिन के नाम से हो गया था। परंतु जैसे ही कम्युनिज्म ध्वस्त हो गया, जनता ने कम्युनिज्म को और लेनिनवाद को उखाड़ के फेंका, तो लेनिनग्राड वापस ही सेंट पीटर्सबर्ग हो गया था। मगर आज हमारी देश की यह शोकांतिका है कि यहाँ पे औरंगजेब मार्ग है, तुगलक मार्ग है और इनके मकबरे हैं और उनके वहाँ पूजा अर्चा, और वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन के बैठा है। तो आक्रांताओं के आक्रमणों के चिन्ह, सम्मान से गौरवने वाला अगर कोई देश में अपवादात्मक एक कोई ऐसा कमज़ोर देश होगा तो वो भारत है, ऐसा विश्व के पटल पे दिखाई दे रहा है। यूरोप और रशिया ने तो कम्युनिज्म को उखाड़ के फेंकने के बाद उनको इतिहास और पन्नों से भी निकाल कर फेंक दिया था। भारत में भी कम्युनिस्टों ने समय समय पर अपना रंग दिखाया है। इसके उदाहरण भी हमें जानने की आवश्यकता है। कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भी भारत को एक अखंड देश के तौर पर मान्यता नहीं दिया, ये हमको समझकर लेने की आवश्यकता है। और उन्होंने स्वयं को कभी भारतीय नहीं माना, ये वास्तव भी हमें जानने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि इस पार्टी ने सबसे पहले पाकिस्तान के निर्माण में और देश के विभाजन का समर्थन किया था। इतना ही नहीं तो पाकिस्तान के निर्माण की मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए इन्होंने भारत को, जो अन्य विभाग था, उसको भाषा के आधार पर 17 टुकड़ों में बांटने की, टुकड़े करने की मांग भी उठाई थी। यानी केवल भारत पाकिस्तान को अलग करके वो रुके नहीं थे, तो आगे डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, इस उक्ति के अनुसार उन्होंने भारत को 17 टुकड़ों में भाषा के इसमें विभाजित करने की मांग भी उठाई थी। तो भारत के स्वतंत्रता के समय से ही इनका अलगाववाद, भारत को विखंडित करने की प्रक्रिया, भारत को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। क्योंकि ये लोग भारत को एक देश मानते ही नहीं, बल्कि विभिन्न भाषा और संस्कृति के समूह करके भारत को मानते हैं।
और जिनके मन में भारत यह एक देश है ही नहीं और विभिन्न भाषा और संस्कृति का यह समूह है, वो क्या भारत से निष्ठा रखेगा, वो क्या भारत के संविधान से निष्ठा रखेगा, वो क्या भारत की अखंडता की रक्षा करेगा, वो तो अपनी रोटी सेकने के लिए भारत को कितने टुकड़े में करना है इसका विचार करेगा। और इसीलिए ये वामपंथी अपनी सब नीति है वो हिंदू विरोध में, ईसाई मिशनरी और इस्लाम के समर्थन में, पाकिस्तान के समर्थन में, अतिरेकों के समर्थन में और भारत के विरोध में। भारत तेरे टुकड़े हो गए, यह इनका विचारधारा है। कश्मीर के आज़ादी तक ये इनकी विचारधारा है। तो यह समझकर लेने की हमें आवश्यकता है और इस वास्तव को समझकर अब वामपंथ को भारत से उखाड़ कर फेंकने का समय आया है, यह हमें जानना चाहिए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूरा देश जब इस आंदोलन का समर्थन कर रहा था तो पूरे देश के विरोध में जाकर, पूरे देश की भावनाओं के विरोध में जाकर इन वामपंथियों ने 42 के आंदोलन में भारत के पीठ में छुरा घोंपा था और खुलकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। और वो इसलिए किया क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट सरकार वाला जो सोवियत संघ था वो हिटलर के नाजी के खिलाफ ब्रिटेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। तो ये अंग्रेज़ सोवियत के साथ कंधे से कंधा मिला रहे करके भारत के वामपंथियों ने भारत के जनता की भावनाओं का विरोध करते हुए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए खुलकर ब्रिटेन का समर्थन किया था। इनको भारत में स्थान कैसे मिला यही प्रश्न लगता है। और 1947 और 1950 के समय जो भी राज्यकर्ता थे ये वामपंथ को भारत में आश्रय देने के सभी पाप के भागीदार है और इनको भी शिक्षा देनी चाहिए ऐसे लगता है। जनता ने अपनी भावना व्यक्त करके वो सभी राजनेता और उन सभी राजनीतिक पार्टियों को भी भारत से कैसे उनको शिक्षा दे इसका विचार करना चाहिए। तीसरा जो एक महत्व का सूत्र है कि आज कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सवादी, उनके दफ्तरों में जनता को, उनके अनुयायियों को मूर्ख बनाने के लिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें दीवारों पर टांग के रखी है उन्होंने, सीपीएम ये पार्टी में। और उनके पार्टी ऑफिस में जाने के बाद एक तरफ गांधी और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें देखने वाले जो उनके अनुयायी हैं या हो सकते उनके विरोधक भी हो, वे लोग कभी ये सोच नहीं सकते हैं कि इन्हीं वामपंथियों ने कभी महात्मा गांधी को बुजुर्वा तो कभी साम्राज्यवाद का दलाल कह के उन पर आरोप प्रत्यारोप किए थे। इन्होंने खिल्ली उड़ाई थी कि महात्मा गांधी का जो लंगोटी धारण करना है यह महात्मा गांधी की नौटंकी है, ये उनका वास्तविक रूप नहीं है। कम्युनिस्टों को महात्मा गांधी की लंगोटी ये साम्राज्यवाद का प्रतीक लगता था और उन्होंने जिन्ना को एक तरफ गांधी का ऐसे अवमान किया था तो दूसरी तरफ उन्होंने जिन्ना को नायक की उपाधि देकर उसको गौरवान्वित किया था। और आज भी जब जेएनयू में मार्च 2020 में जब वीर सावरकर मार्ग करके एक रास्ते का नामकरण जेएनयू में हुआ था तो वो फलक को कालिख पोतकर उस मार्ग का वहाँ के वामपंथी विद्यार्थी संघ ने मोहम्मद अली जिन्ना नाम का ही मार्ग दिया था। तो ये वामपंथ का 1947 के पहले और 47 के बाद जो जिन्ना और पाकिस्तान प्रेम था वो 2020 में भी जेएनयू ने वही साबित किया कि वे अभी भी जिन्ना समर्थक है, पाकिस्तान समर्थक है। इसका मतलब वे भारत विरोधी है। अब इन वामपंथियों का जो चौथा महत्व का सूत्र है कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या क्या कहा था। भला ही उन्होंने अपने जनता को गुमराह करने के लिए अपने पार्टी ऑफिस में गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर तो लगाई है, मगर प्रत्यक्ष में इन्होंने उनको कई गालियाँ दी, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कभी नेताजी को उन्होंने, वामपंथियों ने जापानी प्रधानमंत्री तथा जनरल तोजो का कुत्ता करके बताया था, तो कभी उनको गद्दार कहा था। और एक तरफ कुत्ता और गद्दार कहने वाले ये वामपंथी आज भारतीय जनता को लुभाने के लिए गांधी और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें अपने ऑफिस में टांगती है। ये सीपीएम का जो दोहरा चरित्र है, ये उसका दोहरा मुख है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। सुभाष जी की जो आज़ाद हिंद फौज थी
उसके लिए इन वामपंथियों ने काला गिरोह संबोधन रखा था और उन्होंने कहा था कि जैसे शरीर का सड़ा हुआ अंग काटकर फेंकना आवश्यक होता है, वैसे इस काले गिरोह को काटकर फेंकने योग्य हुआ सड़ा हुआ अंग कहा था। यानी कितना सुभाष चंद्र बोस का द्वेष था, कितना आज़ाद हिंद फौज का द्वेष था। और ये इतने धूर्त है कि अब जनता को लुभाने के लिए अपने पार्टी ऑफिस में सुभाष बाबू हो या महात्मा गांधी हो, उनका वो चित्र लगाते हैं। केवल बोस और गांधी ही नहीं, तो भारत के आज़ादी के लिए लड़ने वाले जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो, अच्युत पटवर्धन हो, इन जैसे जो देशभक्त थे, इन देशभक्तों पर इन वामपंथी विचारधाराओं के लोगों ने, इन वामपंथी नेताओं ने देशद्रोह का ठप्पा लगाया था। और इन पर देशद्रोह का ठप्पा लगाकर उन्होंने निरंतर स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान करते हुए यह प्रयास किया था कि चाहे युवा हो या सर्वसामान्य जनता हो, इस स्वतंत्रता आंदोलन से ना जुड़े, अंग्रेज़ों की एक तो सत्ता कायम रहे। इस प्रकार का यह षड्यंत्र स्वतंत्रता के पूर्व से ही वामपंथी लोग कर रहे थे। अब पांचवा जो एक महत्व का सूत्र है, ये जो कॉमरेड डांगे हैं ना, वे अनेक वर्षों तक ब्रिटिश गुप्तचर के रूप में ही कार्यरत रहे और ब्रिटिश सरकार से वे मोटा वेतन प्राप्त करते रहे। और 24 मार्च 1943 को भारत के जो अतिरिक्त गृह सचिव थे रिचर्ड टोटनहम, उन्होंने एक टिप्पणी लिखी और उसमें लिखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्टों का चरित्र ऐसा है कि ये किसी का विरोध तो कर ही सकते हैं, चाहे पैसे के लिए हो या चाहे सत्ता के लिए हो, परंतु ये किसी का विरोध तो कर सकते हैं, परंतु ये किसी के सगे नहीं हो सकते हैं सिवाय अपने स्वार्थ के। यानी शायद अंग्रेज़ों के भी कुछ अनुभव ऐसे हो गए कि ये वामपंथियों ने अपने स्वार्थों के लिए कई अंग्रेज़ों को भी कुछ तो किया होगा। तो एक तरह से जैसे भारत के साथ द्रोह कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों का भी अनुभव उनका ऐसे ही है, ऐसे लगता है। और अगला जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ कि वामपंथियों के कार्यालय में कार्ल मार्क्स के साथ साथ रूस के जो तानाशाह है जोसेफ स्टालिन, उसकी एक तस्वीर ज़रूर देखने को मिलेगी। और ये जो जोसेफ स्टालिन है, इस पर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को मारने का आरोप है सरकारी तंत्र से। यानी जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में वहाँ पर जो वामपंथी क्रांति हुई थी, उसके सरकार को सत्ता में रखने के लिए जो प्रयास हुआ, उसमें 1.5 करोड़ निष्पाप नागरिकों को मारने के बाद उसकी सत्ता वहाँ पर कायम हुई थी। ऐसे हत्यारा स्टालिन का फ़ोटो इन वामपंथी पार्टियों के दफ्तर में आपको ज़रूर मिलता है। इससे उनका जो तानाशाही वृत्ति है या वो किस प्रकार से सत्य हटाना चाहते हैं, उनका आदर्श क्या है, यह हमें स्पष्ट होता है। कुल मिलाकर रशिया के कम्युनिस्ट क्रांति में वहाँ की जो रेड आर्मी थी, उन्होंने 1918 से लेकर 1922 तक के 2 लाख लोगों को मारा था। 1937 से 38 इस कालावधि में लाल आतंकियों ने 7 लाख नागरिकों को, निष्पाप नागरिकों को, लोगों को मारा था। 1929 से और 1953 के दरमियान स्टालिन ने 4 लाख लोगों को मारा था। इसमें सरकार के किसान धोरण के विरोध में अनाज न देने वाले किसानों को प्रताड़ित करने के लिए जबरन श्रम कॉलोनियों में बंद कर दिया जाता था। और इस प्रक्रिया में करीब करीब 1.5 यानी 1.5 करोड़ से अधिक लोग स्टालिन के कार्यकाल में मारे गए थे। और ऐसे स्टालिन का आदर्श अगर ये वामपंथी रखते हैं, तो इनके हाथ में अगर सत्ता जाती है तो क्या भविष्य होगा उसका हमें कुछ अंदाज़ा लगाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रशिया में स्टालिन के नेतृत्व में या वामपंथियों के नेतृत्व में जो कुछ क्रांतियाँ हुई है, उसमें 2 करोड़ से अधिक लोगों की हत्या हुई थी, निष्पाप नागरिकों को मार डाला गया था। स्टालिन ने तो अपनी पत्नी और बेटे को भी मरवाया था, यानी उसको इतना निष्ठुर था कि अपनी पत्नी और बेटे के बारे में भी उसने विचार नहीं किया था। आज स्टालिन को आधुनिक युग का शैतान कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि 2 करोड़ लोगों के हत्यारों का उसका पाप उसके माथे पर है।
और जिस स्टालिन को आधुनिक युग का शैतान करके इतिहास मानता है, विश्व मानता है, उस स्टालिन को भारत के वामपंथी नेता अपना बड़ा नेता मानकर उसको प्रस्तुत करते हैं और उसकी तस्वीरें अपने पार्टी कार्यालय के मुख्यालय में लगाते हैं। तो इतनी बड़ी विडंबना ये भारत कैसे सहन कर रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है। भारतीय राज्यकर्ता, भारतीय प्रशासन, भारतीय न्याय व्यवस्था कौन सी पट्टी आंखों पर बांधकर बैठे हैं और वो क्यों इस वामपंथी षड्यंत्र को अनदेखा कर रहे हैं, यह सर्वसामान्य जनता के ध्यान में नहीं आ रहा है। अगला जो 7वां सूत्र मैं बताने जा रहा हूँ कि आज़ादी के पश्चात अनेक वर्षों तक वामपंथियों ने भारतीय संविधान की अवहेलना ही किया था और भारतीय संविधान को स्वीकारने से इनकार भी किया था इन्होंने। यह वास्तव हमें कहीं बताया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, तो यह हमें समझने की आवश्यकता है। अगला जो सूत्र है उसमें 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या प्रस्ताव पारित किया होगा ऐसे लगता है आपको? कम्युनिस्ट पार्टी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके भारत की इस आज़ादी को एक फ्रॉड है, एक धोखा है, ऐसी संज्ञा दिया था और उसने भारत के 5 राज्यों में सशस्त्र विरोध करके इसको विरोध किया था और उसे सशस्त्र क्रांति की संज्ञा दिया था। ये सबसे महत्व की बात है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी ने इतना बड़ा पाप किया था, एक प्रस्ताव पारित करके भारत की आज़ादी को धोखा या फ्रॉड बताया था और 5 राज्यों में सशस्त्र क्रांति किया था, भारत के विरोध में युद्ध पुकारा था उसने। ऐसे वामपंथी पार्टियां हो या वामपंथी नेता हो, उनको भारत में खुली छीट कैसे मिल रही है? उन पर उस समय कार्रवाई करके उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया है? वामपंथी पार्टियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया है? तो इसके बारे में भारतीय जनता अभी भी चकित है और वो सरकार से पूछना चाहती है कि ये पाप के भागीदार कौन है और उसे क्या शिक्षा मिलेगी। और ये जो 5 राज्यों में सशस्त्र क्रांति की जो संज्ञा देकर उन्होंने भारत के विरोध में देशद्रोह और बंड किया था, वो सशस्त्र क्रांति का बंड आज भी नक्सलवाद के रूप में भारतीयों के खून की होली निरंतर खेल रहा है। और इतने 7 दशकों के बाद भी आज भारत नक्सलवाद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। ये 70 वर्ष के सेकुलर वामपंथी और उसके समर्थन में जो सेकुलर प्रशासन, मीडिया और राज्यकर्ता है, उनके अपयश का, भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े अपयश का द्योतक है। यह समझना चाहिए वर्तमान तंत्र में जो खामियां हैं, कमियां हैं, जो 1860 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को लागू कर रही है, जिन्होंने सब अंग्रेज़ों को एक कानून लागू किया है, जिन्होंने अंग्रेज़ों की मैकेलोप्रेनिक शिक्षा लागू किया है, जिन्होंने अंग्रेज़ों ने जो विकृत किया हुआ इतिहास और फिर बाद में विकृत कर कर के जो इतिहास सिखाया जा रहा है उसी को बढ़ावा दिया है। तो ये नक्सलवाद को ख़त्म ना करना, ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पराभव है। जो 5 राज्यों में उन्हें सशस्त्र क्रांति किया था, उस वामपंथी दल और सशस्त्र क्रांति के संदर्भ में उनको प्रतिबंधित नहीं किया गया और वो आज भी सम्मान के साथ इस देश में जी रहे हैं। तो ऐसे देशद्रोहियों को जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक जनता जागरूक होकर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है, यह समझ कर लेना चाहिए। अगला जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ उसमें भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तो स्वतंत्रता मिलते ही वामपंथियों ने हैदराबाद के निज़ाम के लिए पाकिस्तान में मिलना चाहिए और उसके समर्थन में जो लड़ रहे थे, जो रज़ाकार मुस्लिम थे, उनको प्रत्यक्ष मदद किया और इसके साथ उन्होंने अपने लिए एक स्वतंत्र तेलंगाना राज्य बनाने की कोशिश किया था। एक तरफ पंडित नेहरू तो निज़ाम को शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जैसे कश्मीर है, हैदराबाद के निज़ाम को भारत में विलीन करके भारत को अखंड बनाने की प्रक्रिया किया था। तो जवाहरलाल नेहरू के विरोध, निज़ाम के भारत में सहभाग के विरोध को देखते हुए शायद इन वामपंथी लोगों को, वामपंथी पार्टियों को बल मिला होगा और उन्होंने निज़ाम के पक्ष में, रज़ाकार के पक्ष में लड़कर भारत के साथ युद्ध खेला था और वो आज सम्मान से भारत में वामपंथी पार्टियां करके रजिस्टर्ड है। वामपंथी इतिहासकार और शिक्षाविदी को सबसे महत्व के पद देके उनको गौरव दिया है।
भारतीय संस्कृति परंपरा को उन्होंने नष्ट किया, तो फिर भी उसका महिमा मंडन चल रहा है। तो ये देशद्रोही, देश से फुटरितावाद रखने वाले, देश में अलगाववाद यानी नक्सलवाद को जागरूक करने वाले, रखने वाले, इनको अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिली? ये राज्यकर्ता, ये सेकुलरिज्म, ये लोकतंत्र कहाँ फेल हुआ, कहाँ पे अपयश हुआ है, उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके लिए अभी ये नागरिक जागरूक होकर ये अभियान चलाने की आवश्यकता है। और अगला जो 10वां जो मैं सूत्र बता रहा हूँ ना, वो अत्यंत घातक और महत्वपूर्ण है। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था, तो भारत के वामपंथी नेता हो, वामपंथी शिक्षाविद हो, वामपंथी इतिहासकार हो, इन्होंने चीन को हमलावर मानने से स्पष्ट इनकार किया था। और उन्होंने अपने कैडरों को निर्देश दिया था कि चीन की मुक्ति वाहिनी आ रही है, देश भर में उसका स्वागत किया जाए। और बंगाल में तो चिनेर चेयरमैन, अमादेर चेयरमैन, इस तरह का बंगाली में नाराज़ लग रहा था। और इसका अर्थ था कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, चिनेर चेयरमैन, अमादेर चेयरमैन, चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन। यानी ये वामपंथियों ने भारत और चीन के युद्ध में भारत का पक्ष न लेते हुए चीन का पक्ष लिया, उनको हमलावर नहीं माना, उनका स्वागत करने का अभियान छेड़ा, और हमारी मुक्ति वाहिनी हमको मुक्त करने के लिए आ रहे हैं ऐसे किया। और इसके बाद भी नेहरू ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। इसका मतलब ये वामपंथी लोगों के देशद्रोह को, वामपंथी पार्टियों के जो देशद्रोह है, इनको, अलगाववाद को, इनके नक्सलवाद को नेहरू ने समर्थन दिया था, उनको छायाछत्र दिया था, उनको राज आश्रय दिया था। और नेहरू के इस गंभीर गलती के कारण आज देश में ये विघटन और विघटनवाद या ये टुकड़े टुकड़े करने वाली बात चल रही है, ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। उस समय वामपंथियों ने यह दावा किया था कि चीन ने जो किया है वो युद्ध नहीं, बल्कि यह समाजवादी और पूंजीवाद के राज्य के बीच में संघर्ष है। यानी उनके दृष्टि से चीन समाजवादी है, यानी मानवतावादी और लोगों के लिए कर रहा है, और भारत पूंजीवादी है, वो अमानवीय है, वो लोगों को प्रताड़ित करता है आर्थिक आधार पर। और इसको, इसलिए चीन और भारत का ये युद्ध नहीं है, तो ये समाजवाद और पूंजीवाद का संघर्ष है। और इसलिए भारतीय कम्युनिस्टों ने चीन का पक्ष लिया था और भारत के विरोध में खड़े हुए थे। वाह, क्या वामपंथी देशभक्ति है, वाह क्या वामपंथी विचारधारा है, क्या वामपंथी पार्टियां हैं। और इसको भारत में अधिकृत तौर पर रजिस्ट्रेशन मिलता है, इनको सम्मान मिलता है, इनको महत्व के पद मिलते हैं। तो भारत को बेचने में, भारत को तोड़ने में मुझे लगता है ये वामपंथी पार्टियां, वामपंथी नेता और ये जो सेक्युलर नेहरू की जो नीति है वही सबसे बड़ी जिम्मेदार है, ऐसे हमें समझ लेने की आवश्यकता है, ऐसे लगता है। और चीन के उस युद्ध के कठिन समय में कम्युनिस्टों ने जवाहरलाल नेहरू की जगह चीन के तानाशाह, जो आक्रमणकारी माओ से तुंग था, उसको भारत का प्रधानमंत्री है ऐसे कहा था। यानी जिस नेहरू ने इस वामपंथ को राजाश्रय दिया, जिस नेहरू ने इस वामपंथी नेताओं को शिक्षा संस्थानों में, अन्य नीति और नियम निर्धारण करने वाले संस्थाओं पे बड़े बड़े सम्मान के पद दिए थे, ऐन वक्त पे उन्होंने नेहरू के पीठ में भी छुरा घोंपा और माओ को उसने प्रधानमंत्री कहा भारत का, मगर नेहरू को नहीं कहा। और फिर भी ना तो नेहरू के सेकुलरवादी कांग्रेस पार्टी के आंखें खुली है, ना अन्य सेकुलर नेताओं की आंखें खुली है। तो भारत के नागरिकों का दुर्भाग्य है कि उनको ऐसे अंधे सेकुलर, झूठे सेकुलरवादी जो प्रत्यक्ष में देशद्रोह का समर्थन कर रहे हैं, झूठे वामपंथी जिन्होंने भारत के बदले चीन का समर्थन किया है, ऐसे नेता जिस राज्य को मिले उसमें शत्रु को क्या आवश्यकता है भारत को बर्बाद करने की। अपने ही राज्यकर्ताओं ने इस देश को बर्बाद किया है, ऐसे दिख रहा है। कलकत्ता में उस समय एक आयोजित एक जो सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसमें बंगाल में सबसे ज़्यादा समय तक जो मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु, उन्होंने खुले से चीन का समर्थन करते हुए कहा था कि चीन कभी हमलावर हो ही नहीं सकता है। और जैसे ही उन्होंने यह कहा तो ज्योति बसु के समर्थन में तभी सारे भारत के वामपंथी एक हो गए थे और ज्योति बसु का समर्थन कर रहे थे।
सभी कम्युनिस्टों का एक सुर में ही कहना था कि हमला चीन ने नहीं तो भारत ने चीन पर हमला किया है। जिस नेहरू ने सैन्य को बढ़ावा नहीं दिया, जिस नेहरू ने आर्म्स एम्यूनिशन की फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई, जो जवानों को हमारे लड़ने के लिए बंदूकें नहीं थी, बर्फ़ में पहनने के लिए जूते नहीं थे, ऐसे सैनिक को लेके ये कम्युनिस्ट वामपंथी कह रहे हैं कि भारत ने चाइना पे हमला किया। यानी एक तरह से ये नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील तत्वों को भी कैसे खून कर रहे हैं वामपंथी, और नेहरू के चरित्र को कैसे हनन कर रहे हैं वो भी हमें समझने की आवश्यकता है। और चीन के खिलाफ लड़ रही भारतीय सेना के पीठ में छुरा घोंपते हुए ये वामपंथी उन्होंने क्या किया, तो उनके वामपंथी जो श्रमिक संगठन थे तो उनके माध्यम से हमारे जो गोला बारूद और हथियार बनाने के जो कारखाने थे उसमें ये वामपंथियों ने हड़ताल करवा दिया। और हड़ताल करवाने का उद्देश्य क्या है कि अगर गोला बारूद या हथियार के कारखाने में अगर हड़ताल हो जाती है तो भारतीय सैनिकों को हथियारों की आपूर्ति हो या गोला बारूद की आपूर्ति हो वो पूरी तरह से रुक जाए, और उसके कारण अगर भारतीय सैनिक अगर चीनी के सैनिकों के हाथों से मर जाते हैं, भारत हार जाता है और अगर चीन जीत जाता है तो वो उनको आनंद देने वाली बात थी। और इसलिए वामपंथी पार्टियों ने अपने वामपंथी श्रमिक संगठनों के माध्यम से ये संप करवाया था। तो बंगाल के वामपंथी तो भारत चीन युद्ध के समय खबरिया चैनल की तर्ज पर, यानी भारत में क्या हो रहा है उसकी जानकारी चीन तक पहुंचाने के लिए सारी सूचना इकट्ठा कर रहे थे, और चीन को सूचित करने के लिए वो घर भेदियों का काम करके अपनी अहम वामपंथी भूमिका भी निभा रहे थे। भारत चीन युद्ध के समय वामपंथियों के इस देशद्रोह का कार्य कुछ वर्ष पूर्व एक विदेशी खुफिया एजेंसी ने भी उसके बारे में स्पष्ट खुलासा किया है। इसके ऊपर लेख आया है, पुस्तक छपी है। 1961 के युद्ध में भारत के जख्मी जवानों के लिए रक्तदान करना ये पार्टी विरोधी कार्य है, ऐसा वामपंथियों ने घोषणा किया था। यानी अगर कोई वामपंथी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई वामपंथी या कम्युनिस्ट समर्थक व्यक्ति सैनिकों के लिए अगर वो रक्तदान करता है तो ये पार्टी विरोधी कार्य माना जाएगा। ऐसे घोषणा करने वाले हमारी वामपंथी पार्टियों को भारत में किस आधार पर उनको पार्टी करके रजिस्ट्रेशन दिया है और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं हुआ है, उसके देशद्रोह को किस आधार पर स्वीकार रहा है यह देश, इसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नागरिकों के मन में उपस्थित हो रहा है। क्या ये राज्यकर्ता स्वयं ही इस देश को नष्ट करने के पीछे लगे हैं, ऐसा भी प्रश्न भारतीय जनता के मन में उभर रहा है। उसका जवाब भारतीय राज्यकर्ताओं को, सेकुलर पार्टियों को अभी आने वाले समय में देना पड़ेगा, इसका उन्हें अंदाज़ा आना चाहिए। इस युद्ध में जब भारत की पराजय हुई तो भारत की पराजय पर कम्युनिस्टों ने खूब खुशियाँ मनाई और मिठाई भी बांटी, और इतना ही नहीं तो असम सहित कई जगहों पर चीन के सेना के विजय के समर्थन में बैनर लगाए गए और चीन की कम्युनिस्ट सरकार को बधाई संदेश भेजा गया और उनको बधाई दिया कि आपने अच्छा कार्य किया, भारत की सरकार को आपने हराया, भारत को हराया। ऐसे देशद्रोह को अगर भारत में पार्टी करके रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, उनको एक व्यक्ति करके यहाँ पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चल रहा है, तो शायद भारतीय राज्यकर्ता, प्रशासन और कानून, ये तीनों की विफलता इस लोकतंत्र की विफलता है। और इस झूठे लोकतंत्र में, झूठे सेकुलरिज्म में, झूठे व्यवस्था में भारत और हिंदुओं का अस्तित्व नहीं है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमें सच्चा लोकतंत्र की स्थापना की आवश्यकता है। वामपंथियों की यह जो करतूत है, यह विश्व के इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ा देशद्रोह है, अगर सबसे बड़ी शर्मनाक कोई देशद्रोह है या सबसे बड़ी कोई घिनौनी करतूत है, तो वामपंथियों का 1962 में भारत का विरोध और चीन का समर्थन, ये विश्व के इतिहास में से सबसे बड़ा देशद्रोह, सबसे बड़ी शर्मनाक तथा सबसे बड़ी घिनौनी करतूत के रूप में जाना जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि वामपंथियों का यह इतिहास छिपाकर रखने के कारण वह बिना पढ़े ही देश के जो युवा है वो वामपंथी विचारधारा को स्वीकार करके उनके कार्य में जुटे हुए हैं। एक तरह से अनजाने में वे देशद्रोही लोगों का समर्थन कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष वे देशद्रोही कार्य कर रहे हैं। ऐसे अगर कहे
अनुभव के आधार पर तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी ऐसे मुझे लगता है। देश के जो अधिकांश शिक्षण संस्था है और मीडिया संस्था है वो पूरी तरह से इन देश से गद्दारी करने वाले देशद्रोही वामपंथियों के जकड़ में है, जिनका लाभ उठाकर छात्र छात्राओं को दिग्भ्रमित किया जाता है, उनको आतंकवादियों के समर्थक बनाया जाता है, उनको अलगाववादियों के समर्थक बनाया जाता है, उनको नक्सलियों और वामपंथियों के समर्थक बनाकर अप्रत्यक्ष देश के गद्दारी के कार्य में लगाया जा रहा है। यह सत्य इतिहास हमें समझने की आवश्यकता है। वामपंथियों के अत्याचारों का यह वास्तविक इतिहास पढ़ाकर भारत के शिक्षा संस्थानों में और शिक्षा संस्थानों को वामपंथियों से, वामपंथी विचारों से, वामपंथी झूठे इतिहास से, वामपंथी समर्थित मैकेलो प्रणीत शिक्षा व्यवस्था से मुक्त कराए बगैर देश की एकता, देश की अखंडता और देश की सुरक्षता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। और सबसे पहले हमारे सामने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना यही ध्येय है, क्योंकि अभी दोबारा चीन और पाकिस्तान के आक्रमण की संभावना है और उस समय जो युद्ध होगा वो शायद हमारे बॉर्डर पर जितना 10% हुआ, तो बॉर्डर के अंदर ये वामपंथी और उनके समर्थित जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान समर्थित उनके जो गतिविधि है, उनके साथ 90% युद्ध होगा, ऐसी संभावना कुछ हमारे रक्षा के विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो हमको भारत सरकार के समर्थन में, भारत की रक्षा के समर्थन में, देश के भविष्य के समर्थन में हमें सरकार के साथ उठकर खड़ा होना होगा। और ये जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए जो आह्वान बना है, ये शत्रु उभर के आया है, तो उसका उच्चाटन कैसे करें, इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। कार्तिक जी, भारत को पुनरुत्थान के मार्ग पर लेके जाने के लिए कड़ा संघर्ष हमें करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने इतना महत्वपूर्ण बातें आज हमें इन वामपंथियों के बारे में बताई है। इनका रक्त रंजित इतिहास आज हमारे सामने आपने रखा है। ये किसी को भी अभी तक पता नहीं है। इसके बारे में आज तक समाज में जागृति नहीं की गई है। कहीं पर तो इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया है और ये सत्य परिस्थिति आज छुपाई गई है। ये वही वामपंथी है जिनके हाथों में स्वतंत्रता के उपरांत पूरी शिक्षा व्यवस्था और बड़े बड़े अधिकार इनको दिए गए थे, और इन्होंने आज भारत की स्थिति क्या कर दी है। जिस कांग्रेस शासन ने स्वतंत्रता के उपरांत उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थोपी, इन्हीं वामपंथियों ने उस कांग्रेस के पीठ पर भी खंजर खुपसने का काम किया है। तो ये कभी किसी के नहीं हुए हैं और ये स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये सत्य बातें आज हमें आपके मार्गदर्शन से पता चली। बंधुओं, मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, ये जो इनका रक्त रंजित इतिहास है, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। ये आज तक हमसे छुपाया गया है, हमें इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी दी नहीं गई है। ये षड्यंत्रपूर्वक किया गया है और आज हमारे युवाओं के मन में ये एक प्रकार से एक बड़े अपना किरदार ये निभा रहे हैं। इन्होंने एक हीरो बनने का प्रयास ये कर रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हम सभी को विरोध करना चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ, इन वामपंथियों का सत्य इतिहास अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। प्रशासन को भी हमें इसके बारे में बताना होगा कि हमें सभी को इसका विरोध करके यहाँ पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा, ये सभी परंपरा, सनातन परंपरा हमें दोबारा यहाँ पर प्रस्तावित करनी होगी। इसके लिए एकजुट होकर हम सभी एकत्रित मिलकर ये मांग करेंगे। आप सभी हमारे साथ इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में अवश्य सहभाग ले सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि धर्म संवाद के इस कार्यक्रम के माध्यम से आज तक हमने जितने भी कार्यक्रम लिए हैं, उस सभी भाग हिंदू जनजागृति समिति की वेबसाइट hindujagriti.org इस पर उपलब्ध है। आप उस पर जा सकते हैं और इन भागों को देख सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी आप पहुंचा सकते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसे थी और उस पर आघात किस प्रकार से हुए, आक्रांताओं जो आए थे उन्होंने किस प्रकार से 800 वर्ष आघात किए, अंग्रेज़ों द्वारा कैसे आघात किए गए, और स्वतंत्रता के उपरांत कांग्रेस के माध्यम से इन वामपंथियों ने किस प्रकार से हमारे ऊपर आघात किए हैं, इन सब के बारे में सत्यता बताने वाली मालिकाओं के भाग हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, आप सभी इसे अवश्य देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।
जो धर्म प्रेमी इस धर्म कार्य में जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम, अपना संपर्क क्रमांक एवं अपने जिले का नाम आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर दे सकते हैं। यदि आपके कुछ सुझाव हो तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से धर्म संवाद का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।